स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीआरपी स्टडी में। तो मैं फिर से आप लोग के लिए बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए मैं ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर। चलिए समय को बर्बाद नहीं करते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिएगा, निम्न में कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? बोला कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। चलिए जवाब कर दीजिएगा, प्राकृतिक, पेट्रोलियम, विद्युत या कोयला। तो कौन है जो भैया आपका प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? देखिए प्राथमिक ऊर्जा किसको कहते हैं, आपको पहले बताते हैं प्राथमिक ऊर्जा किसको कहते हैं। तो जो हमको पर्यावरण से मिले, यानी जो डायरेक्ट मिलता है हमको जमीन से, जो जमीन से मिलता है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक ऊर्जा। देखिए प्राकृतिक गैस भी हम लोग जमीन से मिलता है, तो ये तो प्राथमिक ऊर्जा है। लेकिन हमको पूछा क्या है कि प्राथमिक ऊर्जा कौन नहीं है? तो देखिए ये भी जमीन से मिलता है, तो प्राथमिक ऊर्जा है। ठीक है। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम भी जमीन के अंदर से निकालते हैं, तेल भी पेट्रोलियम जमीन कहते हैं, ये भी प्राथमिक ऊर्जा है। विद्युत, विद्युत जमीन से नहीं करते थे, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, क्योंकि उसको खुद बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं ना, ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। कोयला भी जमीन के अंदर निकालता है, सब प्राथमिक ऊर्जा है, बाकी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम प्राकृतिक ऊर्जा है, कोयला प्राकृतिक ऊर्जा है। जो डायरेक्ट हम कहीं ना कहीं से जमीन से निकाल रहे तो प्राथमिक ऊर्जा, जो नहीं है वो विद्युत, ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। चलिए आगे व्याख्यान में चलिए, थोड़ा सा उधर करके देखो, ध्यान में यहाँ से नोट कर लेते हैं। देखो अरे वो नहीं तो और इधर कर रहा है, छोटा नहीं है। देखो प्राकृतिक गैस नहीं होगा तो रहने दो। देखिए प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस एक प्राथमिक ऊर्जा है जो भूगर्भ से प्राकृतिक रूप से निकाला जाता है। जो जमीन से निकाले वो प्राथमिक ऊर्जा, समझे कि नहीं? जो जमीन से आप डायरेक्ट निकाले उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। पेट्रोलियम ये भी प्राथमिक ऊर्जा है, लेकिन विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, क्योंकि इसको हम जमीन से निकालते नहीं, खुद से बनाते हैं, समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे और प्रकरण से देखिए, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? बोला कि व्यवस्था जिसका नाम है नरेगा। तो नरेगा में ग्रामीण मजदूरों को क्या दिन काम देने का गारंटी दिया गया कि हम इतना दिन आपको काम देंगे। नरेगा में कितना दिन बोला गया कि व्यक्तियों को क्या मिलेगा? काम मिलेगा। तो बताइए 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन या 200 दिन? तो भैया 100 दिन के लिए नरेगा में कहा गया कि हम आपको 100 दिनों तक काम देंगे। नरेगा में क्या कहा गया कि 100 दिनों तक हम आपको क्या करेंगे? काम देंगे, समझे कि नहीं? नरेगा में कहा गया कि भैया हम 100 दिनों तक आपको काम देंगे। तो दिक्कत? चलिए आगे देखिए, नरेगा अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सकुशल व्यस्त सदस्य को वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार देने की गारंटी। देखिए पूछेगा नरेगा कब आया? तो 2005 में। नरेगा लिख लीजिएगा कि नरेगा कब आया था या कब लागू हुआ था? तो 2005 में। और ग्रामीण यानी गांव में रहने वाला जो काम करने योग्य वयस्क आदमी, बड़ा आदमी है, उनको गारंटी दिया है कि नरेगा में हर बड़ा आदमी को काम मिलेगा, साल में कम से कम क्या दिन? 100 दिन काम मिलेगा। आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे, बस समझ गए ना? नरेगा भैया 2005 में आया। इसमें कहा गया कि भैया व्यक्तियों को कम से कम हम साल में 100 दिन काम देंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है ना? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? तो बताइए कौन किए हैं? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाला कौन है? राजा राम मोहन राय। जो ब्रह्म समाज है उसको स्थापना करने वाले कौन है? राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन है? राजा राम मोहन राय। तो दिक्कत ब्रह्म समाज की। चलिए कुछ बातें जो आपको लिख लेना है, लिखते चलिएगा। देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में
ब्रह्म समाज की स्थापना की, याद रखे पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। तो दिक्कत, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? तो 20 अगस्त 1828 में। लिख लीजिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ? तो 20 अगस्त 1828 में। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। क्वेश्चन खुद बनाइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। कहाँ किया? तो कोलकाता में। कब किया? तो 20 अगस्त 1828 में। इतना बात तो आपको याद रखना, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसमें भी लिखे दयानंद सरस्वती के बारे में भी जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज, आइए लिख लीजिए कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया? क्वेश्चन क्या बनाएंगे? आर्य समाज की स्थापना किसने किया? लिखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो कौन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किए? 1875 में। कहाँ किए थे? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना करने वाला कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कहाँ किए? मुंबई में किए, जिसको बम्बई पहले कहा जाता था। कब किए? तो 1875। तो लिख के याद कर लीजिएगा, बस याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय। आर्य समाज का दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का दयानंद सरस्वती। तो दिक्कत आगे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु श्री स्मिता से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आइए बोलेगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। ये तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बार बार घुमा घुमा कर पूछा जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। तो दिक्कत, लिख लीजिएगा खुद से क्वेश्चन। बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं। सर, हाँ बुआ। खाना का बिल ओपन कर बिलो बैठना खरा के सुतल, गिरल, खोटा। खोटा। देखिए सर, ये ऑप्शन है। खोटा, पड़ा, लेटा, बैठा। पड़ा पड़ा पड़ा, पड़ा भी है, लेटा भी है। लेटा, खोटा ना होगा सर। ऑप्शन है, मेरे लगता है। रुके रुके, 1 मिनट रुके ना तो लेटा खड़ा के बिलो में होगा। रुके रुके, लेटे हमने। काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी का उपयोग हम लोग किस लिए, यानी काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है? काली मिट्टी में सबसे अधिक क्या होता है? वही बताना है कि जो काली मिट्टी है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है। इधर ध्यान दीजिए आप लोग, काली मिट्टी में क्या होता है? तो बताइए, ऑप्शन है कपास, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के। तो बताइए कि काली मिट्टी में क्या होता है? भैया काली मिट्टी में सबसे अच्छा होता है कपास की खेती। काली मिट्टी में क्या होता है? कपास की खेती। काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। तो दिक्कत याद रखिएगा, इसी को रेगुल मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुल मृदा। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुल। लिख लीजिए, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुल मृदा के नाम से। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगुल मृदा के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगुल मृदा के नाम से। आगे बढ़िए, तो काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है? कपास। काली मिट्टी में हम लोग कपास की फसल उपजाते हैं, करते हैं। देखो, काली मिट्टी नमी धारण करने का क्षमता होता है, यानी इसमें पानी डालिएगा सूखते जाएगा, नमी एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम जो कपास फसल के लिए उपयुक्त होता है। देखिए पानी आइए देखिए, समझिए भैया, कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी अच्छा है? काली मिट्टी। लिख लीजिएगा, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। काली मिट्टी में कौन सा खेती? कपास की खेती। एकदम रट लीजिएगा, याद रखिएगा कि काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है।
आगे देखो, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। आ गया ना? आप लिखे हैं काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कपास का खेती होता है। काली मिट्टी में कपास की खेती होता है, इसी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है और इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी नेशनल हाईवे? सबसे लंबा, ड्राइवर साहब बताइए, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है? NH आप बताइए। राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5 या राजमार्ग संख्या 7? नेशनल हाईवे कौन है सबसे लंबा? तो भैया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। ड्राइवर साहब कहाँ चाहिएगा? इन्हें गाड़ी घुसा दीजिएगा वैसे। सबसे वैसा नहीं है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? 7। कोई दिक्कत? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? 7 है। आगे बढ़ो, चलो व्याख्या में देखते हैं। याद रखिएगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? 7 है। सेट मार लीजिए। याद कर सर, बायोलॉजी में नहीं मारा था, याद है। राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए, NH2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता, जो प्रसिद्ध सिटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड के हिस्सा है। राजमार्ग संख्या 3, आइए जानते जो देखिए, पुराने आंकड़ों के अनुसार वाराणसी कन्याकुमारी इतना, जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बोला है ना, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? राजमार्ग संख्या 7। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? 7। कोई दिक्कत? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या की पूछा जाए तो कौन है? 7 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? 7। आगे चलो। हाँ प्राणी इतना कस के चर्चा करते गाना लगे सब हो के सुना कहाँ मेहरारी सब हो की हुनर में हर चाही सुना। कल ये हम देख लियो हल बोला बाबा भी मांगा हल आराम से, आराम है। आइए, पीतल बनाया जाता है, बड़ा पीतल बनाया जाता है किससे? तो पहले जानिए कि पीतल एक मिश्र धातु है। लिख लीजिए, पीतल क्या है? मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु बताइए? तांबा से बनता है, जस्ता से बनता है, तांबा और जस्ता से बनता है, या तांबा अजस्ता? तो आपका ट्रिक बता देते, याद रखिएगा। पिताजी, पिताजी क्या याद रखना है? पिताजी। पी से हो गया पीतल, पी से पीतल, अत्ता से तांबा, अजी से जस्ता। तो पिताजी, पिताजी यानी पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल, तांबा और जस्ता का क्या है? मिश्रण। यानी पिताजी, पी से पीतल, त से तांबा, ज से जस्ता। तो पीतल किसका मिश्र धातु है बउआ? तांबा और जस्ता। पीतल, तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु। नहीं मन से रखा था इसमें, खूब बस मांग लेना। मिलताऊ रहड़ी में घुसे वाली कहाँ ये जे पूजा भैया की। हाँ तो जे हम जाने सुजीत भैया कर उतना जे ना ठीक है। हाँ 8 बजे से क्लास है, क्या तांबा सर क्या अभी टाइम है? 8 बजे से क्लास है। जाए बेचा आठ ये बजे से। कभी पढ़े वाला लड़का दूध ना खावे हैं? हेलो, ये ठीक है। कौन भैया सर? एक ना भैया एक्सीडेंट कर गया था। कहाँ पर? अच्छा ये कर अपन भाई अपन भैया महिला भैया थे सांझे तो गोड़वा की दिन बहुत ऐसा एक वो जे एकरा एजेशन में आके कोची क्या गोल में उसको ठीक कर दिया है। विराट ना बोलियो ना क्या दिन 15 अगस्त। हाँ 15 अगस्त। हाँ अच्छा अब अभी तक ना बोल रहे थे दुनिया पड़ समझ जाओ। तो पीतल क्या? पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है।
है ना। तो पीतल की जगह क्या आता है, एक मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का। कोई दिक्कत, याद रखिएगा, साइंस में भी एक प्रश्न पूछता है, मारो न सटो, मुंह देखोगे तो हम देखते हैं। ये वो छुट्टल है सर जी। टेंशन आप बोल दी कोची के टेंशन, पीतल छुट्टल है सर जी। यदि पीतल पीतल जस्ता तांबा से ना। नहीं, ये तांबा और जस्ता का, पीतल मिश्र धातु तांबा और जस्ता का, पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का, क्योंकि पीतल को बनाने के लिए तांबा और जस्ता लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं तब बनता है। यस सर। ठीक है, पीतल तांबा और जस्ता को मिलाते थे क्या बन जाता है, पीतल। आगे देखिए, तांबा, तांबा एक शुद्ध धातु है, पीतल नहीं। तांबा एक शुद्ध धातु है, तांबा क्या है, धातु है, याद रखिएगा, तांबा क्या है, धातु है। धातु है शुद्ध धातु। पीतल शुद्ध धातु नहीं है, बल्कि पीतल एक मिश्र धातु है, इसलिए तांबा धातु है, इसलिए इसका बर्तन बनाते हैं, खाना वाना बनाने वाला में उपयोग करते हैं। ठीक है ना। जस्ता, जिंक भी एक शुद्ध धातु है, जिंक भी क्या है, एक धातु है। शुद्ध धातु। जिंक भी क्या, देखो, तांबा भी धातु, जस्ता भी धातु। इसको लोहे में जंग से बचाने के लिए करते हैं गैल्वेनाइजिंग का रंग। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका ऊपर परत चढ़ा देते हैं, जस्ता का। लोहा के ऊपर जंग से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, जस्ता का परत चढ़ा देते हैं। इसी को गैल्वेनाइजिंग करण या सद लेपन कहते हैं कि नहीं, या जस्तीकरण भी कहते हैं। याद रखिएगा कि जब लोहे के ऊपर जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है तो लोहे को जंग से लगने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसी को यसद लेपन, गैल्वेनाइजिंग करण या जस्तीकरण भी कहते हैं। आइए, तांबा और जस्ता, देखो, तांबा और जस्ता, पीतल, पीतल को ब्रास भी कहते हैं, पीतल क्या कहते हैं, ब्रास। तो पीतल एक मिश्र धातु है, हम याद रखिएगा, पीतल एक मिश्र धातु है, जो मुख्य रूप से तांबा, देखो, तांबा और जस्ता को मिलाकर बनता है। पीतल तांबा और जस्ता को क्या करके बनाता है, मिलाकर। पीतल तांबा को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पीतल तांबा और जस्ता को मिलाया, यानी तांबा और जस्ता को आपस में मिला दिए तो बन गया पीतल। आगे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया। अब चलिए, आपका ऑप्शन ये है, बताइए, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। यहाँ कैसा आता है, प्रमुंडी खाली या तो भैया बताइए, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब की है। आई देखिए, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को आए। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत 9 जनवरी 1915 के आए। ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी भारत कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए। सोशल साइंस से तो बैठ के आप भी समझिए भैया, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को कहाँ आए, भारत आए। अब भारत आए और 1 साल के बाद आए, कब, 9 जनवरी 1915 में आए। 9 जनवरी 1915 में आए, 1 साल रुके और 1 साल के बाद यानी 1916 में क्या बना दिए, साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया, 1916 में। कौन किए, महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को आए। आते साथ लेने आ जाते। पूछेगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका से भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915 में आए। और साल भर भारत में रहे, और साल भर के बाद भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। इसका स्थापना कर दिए, साबरमती आश्रम के। तो 1916 में बनाए साबरमती आश्रम। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में बनाए थे। कहाँ बनाए थे, गुजरात के अहमदाबाद में।
तो चलिए आगे। तो साबरमती आश्रम कब बनाया महात्मा गांधी? 1916 में। साबरमती आश्रम कब? 1916। चलिए इंपॉर्टेंट बात याद लीजिए। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। पूछेगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893। लिख लीजिए, क्वेश्चन बनाइए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 गए। और 1994 वहाँ नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। पूछेगा नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी ने। नटाल भारतीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में, यानी साउथ अफ्रीका में। आगे 1900 में, इस वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही थे। 1900 में महात्मा गांधी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। सामाजिक काम, सामाजिक सोसाइटी का समाज सुधारक के रूप में काम कर रहे। इंपोर्टेंट उतना नहीं, बस ये याद रखेगा दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए? 1893 में। वहाँ क्या किए? नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। या पूछेगा नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? कौन किया? महात्मा गांधी की। आइए, ये इंपॉर्टेंट है 1915 वाला। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। एकदम VVI है। पूछेगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी तो 9 जनवरी 1915। एक साल बाद बना दिए साबरमती आश्रम। साल भर के बाद बना दिए साबरमती आश्रम। तो पूछेगा कि 9 तारीख को, इसीलिए महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, इसलिए इस दिन प्रवासीय भारतीय दिवस मनाते हैं। पूछेगा प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। प्रवासीय भारतीय दिवस मतलब हुआ कि जो भी भारत के अच्छे लोग हैं जो दूसरा देश में चल गया, उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं क्या भारत आइए। इसलिए प्रवासीय भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी, क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी विदेश से भारत आए। तो उसी दिन मनाते हैं कि भैया जितने भी भारत से बाहर लोग, उनको हम लोग कहते हैं कि आप भारत में आइए, अपने भारत को विकास करें। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए और एक साल के बाद क्या बना दिए? साबरमती आश्रम की स्थापना की, यानी 1916 में। आइए, गांधी जी ने 1915, देखो ध्यान दो, गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब में आश्रम बनाया था 1915 में, कहीं कहीं जब, लेकिन सटीक जवाब 1916 ही होता। आपका किताब के हिसाब से 1916। कहाँ बनाए? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद। ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम का सामना कहाँ किए थे? तो गुजरात के अहमदाबाद। दिक्कत 1916 साबरमती नदी के किनारे, कौन नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे किए थे। मोटा मोटी देखिए, इससे समझे क्या? सिंपल सा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए। वहाँ गए और नटराज भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। फिर वहाँ लन फन देवान लिबिर लाबिर किए। 9 जनवरी 1915 को भारत में आए और साल भर के बाद गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी, यानी 1916 में। चलिए आगे। बउआ अब बहुत नजदीक एग्जाम का समय है, ये महीना भी खत्म हो गया, ठीक है ना। 1-2-3 महीना बचा है। बैठ के यदि मजाक करिएगा तो आपको खुद नुकसान हो करने वाला। घर में जितना टाइम स्पेंड करना है करिए। फ्यूचर के लिए 11th 10th है, 12th बहुत मायने रखता है। कहीं भी जाए तो 10 का मार्कशीट का 12th का मार्क नंबर पूछता है, ग्रेजुएशन का नहीं पूछेगा। आइए, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बोला कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताइए। आतंकवाद, सुनामी, बाढ़ या भूकंप। देखिए, आपदा 2 तरह का। आपदा कै तरह का? 2 तरह का। एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित। देखिए, जो अपने आप हो वो प्राकृतिक आपदा, जो अपने आप हो, जैसे भूकंप, बाढ़ अभी आया वो अपने आप हो रहा है, आदमी कर रहा है। और जो अपने आप है, तूफान, बादल फट जाना, सुनामी आना, भूकंप आना, जो अपने आप हो प्राकृतिक आपदा। जो अपने आप हो, जैसे बादल फट जाना, भूकंप आना, सुनामी आना,
बाढ़ आना, सुखाड़ आना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, ऐसा प्राकृतिक आपदा जो अपने आप हो वो प्राकृतिक आपदा, और जिसको हम लोग करें, जैसे ट्रेन में ट्रेन टकरा दिया आदमी की वजह से हुआ, जो सड़क दुर्घटना आदमी किया, बम विस्फोट आदमी किया, आपस में लड़ गए, सांप्रदायिक दंगा आपस में लड़ गए तो आदमी किया, आतंकवाद आदमी ना करता है, जो अपने आप हो प्रकृति और जो आदमी करे वो मानव जनित। तो हमारा कौन प्रकृति आपदा नहीं है, तो नहीं हम लोग मानव जनित पूछ रहा है, प्रकृति आपदा नहीं है। तो देखो आतंकवाद ये तो क्या है, मानव जनित आपदा है, यही ना पूछ रहा है। प्रकृति आपदा नहीं है यानी प्रकृति नहीं है तो क्या पूछ रहा है, मानव जनित पूछ रहा है, तो यही आतंकवाद। बाकी देखिए सुनामी, सुनामी अपने आप होता है तो प्रकृति आपदा, भूकंप अपने आप होता है, ये भी क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा। बाढ़ भी अपने आप आता है, ये भी क्या है, प्राकृतिक आपदा। उस जगह क्या भूकंप से आप क्या समझते थे, पृथ्वी को या भूपर्पटी को अचानक से हिलना डोलना कांपना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। क्या है, पृथ्वी बाढ़, जब नदी की जल सीमाएं को या नदी की तली में गाद कचरा जमने या अत्यधिक मात्रा में बाढ़ होने से या अधिक मतलब ग्लेशियर को पिघलने यानी बर्फ को पिघलने से जब नदी किनारों में फैल जाती है, जल अत्यधिक मात्रा में किनारों में फैल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, हम लोग नहीं करते। सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। सुनामी जब समुद्र के तली में भूकंप आता है, समुद्र के जमीन में कंपन हुआ, तो कंपन होते से जमीन हिला तो पानी क्या होगा, ऊपर में ऐसे, तो पानी ऐसे ऐसे उठने लगता है और वही उठ के जमीन की तरफ आने लगेगा, तो वही सुनामी है। देखेंगे समुद्र या महासागर के तली में अचानक भूकंप या कंपन के कारण जब समुद्र की जल किनारे की ओर क्या करना आने लगता है बहुत अधिक मात्रा में लहर के रूप में, तो इसी को हम सुनामी कहते हैं। और सुनामी एक प्राकृतिक आपदा, सुनामी कैसा आपदा, प्राकृतिक, जो अपने आप हो, समझे जो भगवान करा रहे हो प्राकृतिक, जो हम लोग कर रहे हैं वो मानव जन्म, समझ गए। अरे हाँ कि ना, चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए तो सब बता दिए। यंग यूरोप का संस्थापक किसने किया, अब बताइए कि यंग यूरोप एक टीम है, सदस्य है, तो मेजिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर या मुसेलिन, बताइए। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया, ठीक है, मेजिनी, जूसेफ मेजिनी, इसका पूरा नाम है जूसेफ मेजिनी। तो यंग यूरोप का स्थापना का नाम BBI है। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया, मेजिनी। यंग यूरोप की स्थापना करने वाले कौन है, मेजिनी। यंग यूरोप की स्थापना करने वाले भाई साहब आपका है मेजिनी। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया, मेजिनी। इसका नाम है जूसेफ मेजिनी, पूरा नाम जूसेफ मेजिनी। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया, मेजिनी ने। चलिए आगे, यहाँ व्याख्या थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मेजिनी के बारे में जानते हैं क्या क्या कांड किए, मेजिनी के बारे में देखिए क्या क्या कांड किए। जूसेफ मेजिनी, देखो उसका पूरा नाम है जोसेफ मेजिनी, जोसेफ मेजिनी, मेजिनी का पूरा नाम जोसेफ मेजिनी। 1831 में यंग इटली, यंग इटली का स्थापना किसने किया, जोसेफ मेजिनी ने। यंग इटली का स्थापना मेजिनी कब किया भैया, 1831 में। आपको ये डेट नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा कि यंग इटली का स्थापना का नाम मेजिनी। यंग इटली का स्थापना किसने किया, मेजिनी ने। जो स्विट्जरलैंड के वर्ण में यंग यूरोप, देखिए यंग यूरोप भी पूछे तो इसका स्थापना किसने करने वाला है, मेजिनी। यंग इटली मेजिनी, यंग यूरोप मेजिनी, दोनों एकदम इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपके लिए डेट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यंग इटली या यंग यूरोप, यंग यंग लगल है तो समझ जाइए वो मेजिनी किया है। यंग यूरोप यंग इटली कौन किया, मेजिनी। एक संगठन है, टीम है, तो टीम को बनाने वाला कौन है, मेजिनी। कोई दिक्कत, चलिए गैरिबाल्डी कुछ कांड किए, इनके बारे में भी जान जाते हैं। गैरिबाल्डी महान क्रांति जिन्हें लाल कुर्ती नामक सेना की गठन किसने किया, ये भी पूछता है तो गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती नामक सेना की गठन किसने किया, गैरिबाल्डी।
लाल कुर्ती का सामना किसने किया? गेरिबाल्डी। लाल कुर्ती का स्थापना कौन किया? गेरिबाल्डी। याद रखिएगा, लाल कुर्ती की स्थापना करने वाले कौन है? गेरिबाल्डी। क्वेश्चन अपने से बना लीजिएगा, लाल कुर्ती संस्था की स्थापना करने वाला कौन है? गेरिबाल्डी। सैनिक है, इसमें सैनिक का टुकड़ा है, यानी सैनिक का ग्रुप है जिसको लाल कुर्ती करते, इसको बनाने वाला कौन है? गेरिबाल्डी। विक्टर इम्यूअल के बारे में जानते हैं। विक्टर इम्यूअल द्वितीय सार्डिनिया पिडमोंट के राजा थे। पूछता है अभी कि सार्डिनिया पिडमोंट का राजा कौन था? तो विक्टर इम्यूअल। सार्डिनिया पिडामोंट का राजा कौन था? तो विक्टर इम्यूअल, जो इटली के एकीकरण का सम्राट भी बनने, यानी इटली के एकीकरण करने में मदद की। आइए, मुसेलिनी, इनके बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जानिएगा, यंग इटली, यंग यूरोप, मेजिनी, लाल कुर्ती, गेरिबाल्डी। सार्डिनिया पिडमोंट का राजा कौन था? विक्टर इम्यूअल। ये सब लिख लीजिएगा, उससे जब वीडियो देखिएगा तो नोट करते चलिए। देखिए, आपको एएसएसटी में 2-3 बात को याद रखना है, कब, क्यों और कैसे। इतना बात को आपको कब, क्या, कब हुआ, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, ये 3। तो कब, क्यों, कैसे। तो कैसे में नहीं आगे कि कौन किया, ठीक है ना। आइए बताइए, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यानी दाल खाएंगे तो क्या हमको मिलेगा? दाल खाने से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, डी या बस आता क्या मिलेगा? प्रोटीन। दलहन में जो भी दलहन होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। जो शाकाहारी है उसके लिए प्रोटीन है, ठीक है। जो मांसाहारी, तो मांसाहारी के लिए अंडा में चल जाइए, उसमें बहुत सारा दूध हो गया, उसमें बहुत सारा चीज है। उसमें फिश भैया विटामिन डी में आ जाएगा। फिश, हाँ, मछली, मुर्दा जगह बसा में मुर्दे ना, मुर्दा खाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अपने भी विषैला है, सांप को वही से काट देगा तो दाल से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन। आगे बढ़ाओ तो इसका व्याख्या में ज्यादा है, समझ लेते हैं। समझिए, हेल्थ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। या छोटू जी का नींद आ रही, भी क्या कम है। शरीर में तुरंत एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट्स खाइए। तुरंत एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट्स। कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? चावल। चावल खाइएगा, आपको जल्दी एनर्जी मिलेगी, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि जल्दी चावल में कांच के तहे तह हमारा खाने से क्या होता है, खाते हैं ना, तो खाने से जितना ब्लड का बॉडी का सर्कुलेशन होता है सब ढोंढी भी रह जाता है, यानी पेट भी रह जाता है, भारी हो जाता है। पूरा बॉडी थकान महसूस करने लगता है, क्योंकि एनर्जी देना बॉडी में पूरा ग्लूकोज का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई करना ब्लड करता है, और सब ब्लड का सर्कुलेशन किधर है गया? पेट के तरफ। इसलिए खाने के बाद टहलने बता, टहलिएगा तो गोड़ चलने लगेगा, तो इसको लगेगा नहीं कि खून को ऊर्जा भी जरूरत है, उधर जाने लगेगा। तो जब जैसे ब्लड इन्होंने हो जाएगा तो आपको नींद नहीं, समझे कि नहीं। तो तुरंत एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट्स खाइए। कार्बोहाइड्रेट आप चावल ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, आलू ले लीजिए। इसलिए देखिए, जो जिम जाता है आलू खाएगा, वो आलू वाले, समझे कि नहीं, कि फैट बढ़ेगा, एनर्जी ज्यादा मिलेगा। तो सही नहीं कि आपको पूछा सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या क्या चीज हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा? तो चावल खाइए, गेहूं खाइए, आलू खाइए, ये सब क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। नेक्स्ट है, देखिए प्रोटीन। हेलो, प्रोटीन जैसे दाल, अरहर का दाल हो, मूंग का दाल हो, चना का दाल हो, मसूरी के दाल हो, ये सब से खाइए, क्या मिलेगा? प्रोटीन। अब प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? शरीर के अलग अलग सेल को निर्माण करना, कोशिकाओं को विभाजन करके बना, इसलिए बॉडी बनाते हैं, तो सीना निकला, बॉडी निकली, क्योंकि यहाँ कोशिकाओं का विभाजन हुआ, कोशिकाएं टूटकर विभाजन किया और अपना सेल आकार बदलने लगे। तो प्रोटीन दाल से मिलेगा, दाल खाइए तो क्या मिलेगा? प्रोटीन। चावल उबल खाइएगा तो क्या मिलेगा? आलू चावल खाइए तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। एक बार करोड़ों बार बोले, क्लास में ध्यान से सुनो, सारे बात को हम बता देते हैं। ना समझ में आता तो घर में वीडियो देखा करो बैठ के,
मेरा वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर एग्जाम में चल जाएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, इतना गारंटी देते हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन पढ़िएगा नहीं कि हम देख ले लियो ना आयल यहाँ पटक क्या करे जा पर चढ़ जाते। और क्या बुकनी कर दे। आइए विटामिन डी, ये भी पूछता है कि विटामिन डी कहाँ से मिलता है। तो पहले तो जानते हैं कि सूरज के प्रकाश से। सूरज से। सूरज मामा साहब को क्या मिलता है? विटामिन डी। और मछली भी खाइएगा तो यानी मछली के तेल में भी होता है विटामिन डी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो भैया विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? सूरज का रोशनी से। अभी ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी है, तुरंत हड्डी भी टूट जाता है, समझे कि नहीं? तो सूरज में निकला के सुबह सुबह रोशनी में। तो भैया विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। जो मुख्य रूप से देखो सूरज के रोशनी और मछली के तेल से मिलता है। ठीक है, तो जब बुढ़ारी में हो जाएगा ना तो हाँ गोड़ हाथ कड़र कड़र करेगा, आपको एक इंजेक्शन आता है विटामिन डी। तेल पीने से नहीं होगा। तेल पियोगे तो बच भी सकते हो, नहीं तो ज्यादातर चांसेस है कि आपको पेट खराब होकर मर भी सकते हो, बादल कर सकता है। नहीं आया सर जी। कड़वा तेल। चलो तो भैया कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलेगा? चावल आलू ये सब। प्रोटीन दाल खाइएगा तो मिलेगा। विटामिन डी सूरज के रोशनी और मछली का तेल से। बसा मतलब फैट, चर्बी। ठीक है, तो बसा शरीर में ऊर्जा को संचित कर। जैसे मेरा ये देखो तोंद निकल है, एनर्जी जमा है। हम चाहे ज्यादा देर तक भूखा रह सकता है क्योंकि उसी एनर्जी से वो क्या कर सकता है, शरीर अपना काम चला सकता है। तो बसा एक एनर्जी के रूप में कंजर्व होता है, लेकिन फालतू बसा वो खराबी कर जाता है, समझे कि नहीं? तो बसा जैसे देखिए तेल वाला कोई भी चीज है उससे बसा मिलेगा, घी से बसा मिलेगा, मक्खन से बसा मिलेगा, मेवा उगा हुआ आइए तो रिपीट कर देते हैं आपको भैया। बसा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? चावल, गेहूं, आटा और आलू से, बस कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन दाल खाइएगा उससे मिलेगा। विटामिन डी सूरज मामा से और मछली खाइए मछली का तेल से। तेल कहाँ से लाएंगे सर? मिलता है, आता ना बेचे। आइए सेक्सुअल प्रॉब्लम हमारे पास ना आइए, बिना चीजें भाई आपको ऑपरेशन कर देंगे। हाँ, बस आप तेल वाला कोई भी चीज मोमोज जो भी बर्गर पिज्जा खाइएगा उससे मिलेगा बसा। इम्पोर्टेंट हम पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में गांठ देंगे, पटक के छाती पर चढ़ जाएगा। चलो आगे। फैट दो तरह का होता है, एक अच्छा फैट होता है, वो खराब फैट। आपके पास ठीक है, मेरे पास खराब फैट सर ना जिम जाते हो वैसे ना हमारा खराब फैट है, कभी ट्राई कर लेना। सर जी क्या हुआ थोड़ा तो दूसरा तमाम। ग्राम कचहरी का प्रधान यानी ग्राम कचहरी का मेन कौन होता है? ग्राम कचहरी का मेन बताइए कौन होता है? बताइए। सरपंच या प्रमुख या न्याय मित्र तो कौन होता है? ग्राम कचहरी का जो मेन कौड़ी वाला होता है वो होता है सरपंच। सरपंच। तो ग्राम कचहरी का प्रधान को क्या कहते हैं? सरपंच। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? सरपंच। वाह बबलू, सरपंच याद आ रहा है, मिलेगा क्या सरपंच? दे ना, चल आगे। हेलो हेलो हेलो, देखो पंच परमेश्वर पंच ग्राम कचहरी के सदस्य होता है जो अपने वार्ड के प्रतिनिधि यानी वार्ड का मेन लीडर होता है, वो समझे कि नहीं? पंच ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, पंच ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। आइए सरपंच पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी का प्रधान, याद रखिए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच जी। ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। बस इतना ही, ज्यादा नहीं याद करो। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच। और नगर निगम का पूछेगा तो महापौर। नगर निगम का
महापौर। लिख लीजिए, नगर निगम का प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? जानेंगे कि भारत में कितना राष्ट्रीयकृत बैंक है। इतना ही इसमें रहने देते, ज्यादा बार ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं किए तो अब कमेंट जरूर करके बताइए कैसा आपको वीडियो लग रहा है। लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। जय भारत।